वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल पैरामाउंट इंडिया। मैं महेश सर। जैसे कि बच्चों, हम अपनी एक एंशिएंट हिस्ट्री पर एक लेक्चर सीरीज चला रहे हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं मौर्योत्तर काल, यानी कि मौर्य के पतन के बाद जिस तरीके की व्यवस्था थी उसको हम जानेंगे। और दूसरा कि मौर्योत्तर काल के जानने में जिन साक्ष्यों को हम देखते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखेंगे कि जो मौर्योत्तर काल है उसका जो टाइम पीरियड रहा है वो 185 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक रहा है, यानी कि 485 यानी 415 वर्षों तक का जो टाइम पीरियड है वो मौर्योत्तर काल के अंतर्गत आता है। अब बात ये आती है कि हम जो इनको देख रहे हैं वो किन साक्ष्यों के आधार पर हम पता लगाते हैं कि ये मौर्योत्तर काल के प्रमुख जो है घटनाएं घटित हुई हैं। तो इसमें एक पुरातात्विक साक्ष्य, मौर्योत्तर कालीन सिक्के और साहित्यिक साक्ष्य। तो पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत हम जो पढ़ेंगे रुद्रदामन, जो कि गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख भी कहा जाता है, अयोध्या का अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख, नासिक प्रशस्ति, अमरावती अभिलेख, वेसन नगर अभिलेख और कन्हेरी अभिलेख। इसी में हम साहित्य के साक्ष्य के अंतर्गत जो पढ़ेंगे गार्गी संहिता, मालवी कांगनीमित्रम और दिव्यावादान, मिलिंदोनो और महाभाष्य, पेरी प्लस ऑफ एथेनियन सी और प्लिनी, टालमी, स्ट्रैबो आदि विदेशी ग्रंथ हम जो पढ़ेंगे। तो इस तरीके से इन साक्ष्यों के आधार पर हम मौर्योत्तर कालीन पर चर्चा करेंगे। तो देखें कि जो महत्वपूर्ण मौर्योत्तर कालीन अभिलेख हैं उसमें रुद्रदामन का जो गिरनार अभिलेख है, जिसको हम जूनागढ़ अभिलेख के नाम से भी जानते हैं, ये जो लिखा गया है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है और सबसे बड़ा अभिलेख है। तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि मौर्योत्तर काल के बाद जो अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं, सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है? वो रुद्रदामन का अभिलेख है। इसको गिरनार या जूनागढ़ का अभिलेख भी कहा जाता है। अब बात आती है कि रुद्रदामन की सातकर्णी पर विजय का उल्लेख है। जो रुद्रदामन है वो सातकर्णी पर विजय का उल्लेख भी दर्शाता है। ये सुदर्शन झील का जो इतिहास ज्ञात होता है वो इसी अभिलेख के अनुसार प्राप्त होता है। तो इसमें बताया गया है कि इस झील का, यानी कि सुदर्शन झील का जो निर्माण है चंद्रगुप्त के समय में एक सौराष्ट्र के गवर्नर हुआ करते थे पुष्पगुप्त, उन्होंने जो है इसका करवाया है। फिर इसके बाद अशोक के समय में इस तरीके की जो झील थी उसकी मरम्मत भी कराई गई है। ठीक है। अब बात आती है ये इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम चंद्रगुप्त प्राप्त हुआ है, कि यही अभिलेख इस तरीके का है जिसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य का नाम चंद्रगुप्त बताया गया है। इस अभिलेख से सर्वप्रथम विष्णु के साथ लक्ष्मी का उल्लेख प्राप्त होता है, कि हम जो विष्णु के साथ लक्ष्मी का उल्लेख पाते हैं वो इसी अभिलेख के अनुसार पाते हैं। नेक्स्ट देखें आगे कि जैसे कि जो अयोध्या अभिलेख है, तो अयोध्या अभिलेख में पुष्यमित्र शुंग द्वारा राजधानी अयोध्या बनाई गई है। शुंगों की यवनों पर विजय की पुष्टि की गई है और पुष्यमित्र शुंग द्वारा कराए गए 2 अश्वमेध यज्ञों की जानकारी भी हमें अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होती है। अब इसी क्रम में खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, ये जो है हमारा जो इस समय उड़ीसा का क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर ये भुवनेश्वर के उदयगिरी पर्वत से प्राप्त होता है। खारवेल द्वारा मगध के शासक बृहस्पति मित्र को पराजित किया गया है, इसका उल्लेख खारवेल के हाथी गुफा से प्राप्त होता है। खारवेल द्वारा यवन, सातकर्णी तथा पांड्य शासकों को भी पराजित किया गया है। नासिक प्रशस्ति, इसमें जो है नासिक प्रशस्ति में कि जो गौतमी पुत्र सातकर्णी की मां ने उत्कीर्ण करवाया है। इनके अनुसार सातकर्णी गौतमी पुत्र ने शक
पल्लव यवन को हराकर गुजरात, सौराष्ट्र व मालवा पर अधिकार किया है। इसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी को क्षत्रियों का मर्दन करने वाला परशुराम के समकक्ष बनाया गया है। ठीक है, इसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी को जो है त्रिसमुद्र तोय पित वाहन कहा गया है, जिसके घोड़े ने 3 समुद्रों को पानी पे आया हो। ठीक है, अमरावती अभिलेख, यह सातवाहन का पहला अभिलेख है। क्वेश्चन ये आ जाता है कि सातवाहन वंश का पहला अभिलेख कौन सा है, तो वो अमरावती अभिलेख है। नानाघाट अभिलेख, यह सातकर्णी प्रथम से संबंधित है। इसके अनुसार सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेघ यज्ञ कराए थे। अब बात आती है कि बेसनगर अभिलेख, तो बेसनगर अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने उत्कीर्ण कराया था। यह भागवत धर्म से संबंधित है, जिसमें वासुदेव, यानी कि वासुदेव किसको कहते हैं, विष्णु को कहते हैं, को समर्पित है। यह एक गरुड़ स्तंभ पर उत्कीर्ण है। इसमें काशी पुत्र भाग, यानी कि भद्र सुशांग शासक का उल्लेख किया गया है। यह मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित है। यदि आप कभी कभी पूछा जाता है कि बेसनगर अभिलेख किस प्रदेश में है, वो मध्य प्रदेश में है, किस जिले में है, वो विदिशा में है। ओके, इसी में हम देखेंगे साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत, तो नहीं, पहले इसमें सिक्के देख लेते हैं। तो मौर्योत्तर काल के जो सिक्के हैं, इस काल में पहली बार सिक्कों पर विभिन्न राजवंशों एवं शासकों के नाम लिखने की प्रथा का विकास हुआ है। यानी कि इससे पहले सिक्के जरूर होते थे, जिनको हम आहत सिक्के कहते हैं, बट उन पर राजवंशों का या किसी के शासक का जो है लिखने का नाम प्रचलन में नहीं था। सर्वप्रथम जो सिक्के हैं वो इंडो ग्रीक, यानी कि यूनानी हिंद नियम के सिक्कों ने ही सोने के सिक्के जारी किए हैं। क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले कौन थे, तो वो इंडो ग्रीक यानी कि हिंद यवन के जो शासक थे, उन्होंने सिक्के जारी किए हैं सोने के। ठीक है, मौर्योत्तर कालीन साहित्य साक्ष्य, इसमें गार्गी संहिता, यह एक ज्योतिष शास्त्र है। बात आती है कि गार्गी संहिता क्या है, एक ज्योतिष शास्त्र है। इसमें यमन आक्रमणों की जानकारी मिलती है। इसी में हम देखेंगे मालवी कांगनीमित्रम, इस नाटक की रचना कालिदास ने की थी। कालिदास का प्रथम नाटक है मालवी कांगनीमित्रम। इसमें अग्निमित्र की विदर्भ विजय की जानकारी है। अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र ने यमनों को हराया है। ठीक है, इसमें इस तरीके की बात कही गई है। दिव्यावदान, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। महाभाष्य, इसके लेखक पतंजलि हैं। यमन आक्रमण की जानकारी इससे मिलती है महाभाष्य से। पतंजलि पुष्पमित्र शुंग के राजपुरोहित हुआ करते थे। तो जो पुष्पमित्र शुंग है, ये जो है इसी के समय में जो पतंजलि हैं वो इनके राजपुरोहित होते थे, यानी कि जो धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे वो पतंजलि द्वारा किए जाते थे, वो पुष्पमित्र शुंग के समय में ही थे। अब बात आती है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, लेखक के नाम की जानकारी नहीं है, फिर भी यह ग्रीक भाषा में है। ठीक है, भारत एवं रोम व्यापार की विस्तृत चर्चा मिलती है। रोम का यहाँ पर मतलब ये है कि जो इटली यूरोप में एक राज्य, मतलब एक देश है, तो वहाँ एक रोमन साम्राज्य हुआ करता था। ठीक है, और रोम आज भी है। तो वहाँ पर जो है भारत से और इनके बीच में व्यापार किया जाता था। प्लिनी, इनकी पुस्तक नेचुरल हिस्टोरी का है। ये आपको ध्यान में रखनी है कि प्लिनी की जो पुस्तक है वो नेचुरल हिस्टोरी का है, और भारत इटली व्यापार की जानकारी इससे प्राप्त होती है। नोट भी देख लेते हैं इसमें। तो भारत रोम का व्यापार इतना समृद्ध था तथा भारत का निर्यात इतना अधिक था कि प्लिनी कहता है कि भारत हर वर्ष रोम से 5500 करोड़ यानी सिस्टर्स यानी रोमन मुद्रा प्राप्त करता है।
कि जो ये इटली का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो है अंजीर, अंगूर, इस तरीके के जो तरल फल होते हैं उनको यहाँ मंगाया जाता था, और हमारे यहाँ से जो है वहाँ पर जो सूखा मेवा और जो मसाले भेजे जाते थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात करेंगे कि मौर्योत्तरकालीन जो राजवंश हैं उसमें शुंग वंश हैं। ये जो वंश हैं ब्राह्मण परिवार से संबंधित है। इसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट जो बृहदत्त की हत्या करके की थी। और अभी हमने पीछे बात करी है कि इन्हीं के जो राजपुरोहित हुआ करते थे वो पतंजलि हुआ करते थे। दिव्यवदान ग्रंथ में पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का शत्रु बताया गया है। पुष्यमित्र शुंग ने विदर्भ के शासक यज्ञसेन को हराया था। पुष्यमित्र शुंग के जो उत्तराधिकारी हैं उसमें अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का पुत्र है। कालिदास के मालवी कांगनीमित्रम जो नाटक है उसका ये नायक है। ठीक है, तो अग्निमित्र कौन है? पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी है। वसु ज्येष्ठ ये नेक्स्ट और वसुमित्र, इसने यमन शासकों को पराजित किया है। भागभद्र, इसके दरबार में हेलियोडोरस आया था जिसने विदिशा के गरुड़ स्तंभ स्थापित कराया है। तो हेलियोडोरस जो है वो विदिशा में गरुड़ स्तंभ जो स्थापित किया है वो किसने? वो हेलियोडोरस ने, जो कि भागभद्र के दरबार में आया था। देवभूति, ये शुंग वंश का अंतिम शासक है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि शुंग वंश का जो प्रथम शासक है वो पुष्यमित्र शुंग है। उसका जो इम्पोर्टेंट जो उत्तराधिकारी है वो अग्निमित्रम है, जो कि मालवी कांगनीमित्रम जो नाटक है उसका नायक है। और देवभूति जो है वो शुंग वंश का अंतिम शासक है। इसके मंत्री वसुदेव ने इसकी हत्या कर दी और कण्व वंश की जो है स्थापना की है। तो ये एक क्रम चलता हुआ आ रहा है एंशिएंट हिस्ट्री में कि किस राजवंश के बाद जो है किस राजवंश का उदय हुआ है। तो इसी में एक नोट और देख लेंगे हम। भरहुत स्तूप का निर्माण जो है पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था, और पुष्यमित्र ने सांची स्तूप की लकड़ी की वेदिका के स्थान पर पत्थर की वेदिका का निर्माण कराया है। तो जो सांची का स्तूप है जो कि अशोक के समय का है, वहाँ पर जो एक लकड़ी के स्थान पर पत्थर की वेदिका का जो निर्माण कराया है, मतलब लकड़ी की वेदिका का जो एक निर्माण कराया है वो किसने कराया है? भरहुत ने, मतलब इसमें पुष्यमित्र शुंग ने करवाया है। अब बात आती है कि कण्व वंश की। तो कण्व वंश की, इस वंश की स्थापना जो है वसुदेव ने अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या करके किया है। इस वंश में केवल 4 राजा हुए, जिसमें वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण एवं सुशर्मा। अब बात आती है कि अंतिम शासक जो है सुशर्मा, इसकी जो हत्या है वो सिमुक ने कर दी थी। और सिमुक क्या था? वो सिमुक ने की और सातवाहन वंश की स्थापना की है। तो अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या किसने कर दी? वो सिमुक ने, और सातवाहन वंश की स्थापना इन्होंने की है। तो इस तरीके से अब हम पढ़ेंगे सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश में देखो, तो प्रारंभिक सातवाहन वंश आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तरी जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र होता है वहाँ से प्राप्त होता है, क्योंकि जो सातवाहन वंशों के जो प्राचीन सिक्के जो हमें प्राप्त हुए हैं वो अधिकांशतः महाराष्ट्र से प्राप्त हुए हैं, ना कि आंध्र प्रदेश से। अब इसके संस्थापक जो हैं, इस वंश का जो संस्थापक है वो सिमुक है। सिमुक ने कण्व वंश के जो अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की है। राजधानी इनकी प्रतिष्ठान हुआ करती थी। जो प्रतिष्ठान है उसकी जो है ये राजधानी हुआ करती थी। सातवाहन वंश के जो प्रमुख शासक हैं, जिसमें एक सिमुक, इसने सातवाहन वंश की स्थापना की है। एक कृष्ण, यह सिमुक का भाई है, इसने सातवाहन साम्राज्य को नासिक तक बढ़ाया है। नासिक की गुफाओं की स्थापना की है इसने, कृष्ण ने। सातकर्णी
प्रथम इसने अनूप प्रदेश, जिसमें नर्मदा घाटी, जो अनूप प्रदेश कहलाता है वो नर्मदा घाटी कहलाते हैं, और जो विदर्भ है इसको बरार कहा जाता है, पर आधिपत्य स्थापित किया है। इसने अपनी राजधानी अमरावती, जो कि गुंटूर आंध्र प्रदेश है, उसको बनाया है। सातकर्णी प्रथम ने अमरावती को बनाया। इसने सर्वप्रथम दक्षिणपति की उपाधि धारण की और दक्षिण में राज्य बढ़ाया। ठीक है, अब इसके बारे में जो साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं वो नाना घाट अभिलेख से प्राप्त होते हैं, कि सातकर्णी प्रथम की जो हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं, वो सातवाहनों के जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो किससे प्राप्त होते हैं, वो नाना घाट अभिलेख से प्राप्त होते हैं, जिससे इसकी रानी नागानिका ने उत्कीर्ण कराया था। ठीक है, नागानिका ने उत्कीर्ण कराया था। इसने ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमि अनुदान में दिया। यह भूमि दान का पहला जो साक्ष्य प्राप्त होता है कि ये जो था हमारा सातकर्णी प्रथम, इसने इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट क्या है कि एक तो इन्होंने अपनी राजधानी अमरावती बना दिया, दूसरा कि जो ब्राह्मणों को और बौद्धों को जो भूमि अनुदान की जो बात कही गई है, वो सबसे पहला जो साक्ष्य प्राप्त होता है वो नाना घाट अभिलेख से प्राप्त होता है। और इसमें ये पहला ही ऐसा वाक्य है जिसमें इस तरीके की व्यवस्था की गई है कि भूमि को दान में दिया जाने लगा। इसमें 2 अश्व यज्ञ कराए थे। इसमें देखेंगे जो हाल है, हाल के सेनापति विजयानंद ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की है। तो इन्हीं का जो उत्तराधिकारी हुआ करता था हाल, और इसका जो सेनापति है विजयानंद ने श्रीलंका पर भी विजय प्राप्त की है। तो इस तरीके से जब हम बात करते हैं ये आपके हाल, और हाल के बाद में जो आपका एक जो प्रमुख शासक है गौतमीपुत्र सातकर्णी, यह सातवाहन वंश का महानतम शासक हुआ है। ठीक है, इसके शासनकाल में उपलब्धियों के बारे में जानकारी नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है। जो गौतमी सातकर्णी है, ये गौतमीपुत्र सातकर्णी, इसका जो हमें साक्ष्य प्राप्त होता है वो नासिक अभिलेख से प्राप्त होता है। नासिक अभिलेखों में इसे एकमात्र ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। इसने खतियद पमा मद नस की उपाधि धारण की है। नासिक अभिलेख में इसे त्रिसमुद्र तोयोक्त वाहन कहा गया है। इसका मतलब है कि 3 समुद्रों को विजय प्राप्त करने वाला। इसने शक शासक नहपान को पराजित किया है। उपाधियां जो धारण की हैं इन्होंने, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने राजा राज, वेंकट स्वामी और विंध्य नरेश आदि उपाधि धारण की हैं। वशिष्ठ जो पुत्र पुलवामी हैं, ये गौतमी पुत्र सातकर्णी का पुत्र एवं उत्तराधिकारी है। शक शासक रुद्रदामन ने पुलवामी को 2 बार हराया है, परंतु संबंधी होने के कारण ये जो इसको बर्बाद नहीं किया गया। पुलवामी ने दक्षिणापतेश्वर की उपाधि धारण की है। पुलवामी के समय में समुद्र व्यापार नौसैनिक शक्ति से पर्याप्त विकास हुआ है। नौसैनिक जो शक्ति का जो विकास हुआ है उसके पीछे कारण ये है कि जो दक्षिण में, ये दक्षिण वाला जो हमारा क्षेत्र है, जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, वो 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है, जिसमें पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में जो हिंद महासागर है। इसकी वजह से यहाँ पर नौसैनिक शक्तियों का विकास हो पाया है। यज्ञश्री सातकर्णी यह सातवाहन वंश का अंतिम शासक था। इसके सिक्कों पर नाप के चित्र जो है अंकित किए गए हैं। ठीक है, सातवाहन वंश के बारे में अन्य तथ्य अब हम जान लेंगे। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम शीशे के सिक्के चलवाए हैं। अब क्वेश्चन बन जाता है कि शीशे के सिक्के चलाने वाले जो प्रथम शासक हुए हैं वो सातवाहन हुए हैं। सातवाहन राजपरिवार की महिलाएं बौद्ध धर्म को प्रथम श्रेय देती थी एवं पुरुष वैदिक धर्म को श्रेय देते थे। ठीक है, सातवाहन काल में महिलाएं शिक्षित थीं, पर्दा प्रथा नहीं थी, स्त्रियां संपत्ति में भागीदार होती थीं, समाज में अंतरजातीय विवाह होते थे और सातवाहन काल के समाज का मातृसत्तात्मक होने का आभास मिलता है कि सातवाहन जो ये पीरियड रहा है
इसमें मात सत्तात्मक यानी कि माता का जो है ज़्यादा इसमें रोल रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा मौर्योत्तर काल के प्रमुख राजवंश, उनके शासक, उनकी जो है आर्थिक सामाजिक स्थिति के बारे में हमने आज चर्चा की है। तो सो गाइज़, आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।